राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीसी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है सेट ऑफ, जिसको मुजरा के नाम से जाना जाता है। मुजरा का प्रावधान न केवल सीआरपीसी में किया गया है बल्कि सीपीसी में भी किया गया है। इन दोनों ही प्रक्रिया विधि में, सिविल और आपराधिक प्रक्रिया विधि में मुजरा का प्रावधान किया गया है। मुजरा दो प्रकार से होता है, एक विधिक मुजरा होता है, एक सामयिक मुजरा होता है। विधिक मुजरा का उल्लेख सीआरपीसी और सीपीसी दोनों में किया गया है, लेकिन सामयिक मुजरा का उल्लेख केवल सीपीसी में किया गया है, सीआरपीसी में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सीआरपीसी में जो विधिक मुजरा है वो धारा 428 है, सीपीसी में जो लीगल मुजरा है वो आदेश 8 रूल 6 है, और जो सामयिक मुजरा है यानी इक्विटेबल सेट ऑफ है उसका उल्लेख आदेश 20 नियम 19 के उपनियम 3 में किया गया है। चलिए, तो ये तो हो गया मुजरा। अब मुजरा होता क्या है, ये कब लागू होता है, कब नहीं लागू होता, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और सीआरपीसी जो नई बनाई गई है 1973 की, इसकी ये विशेषता भी है, क्योंकि पुरानी सीआरपीसी में जो 1898 का था उसमें ये प्रावधान नहीं रखा गया था। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे यहाँ पीसीएसजे एपीओ एचजेएस की तैयारी भी कराई जाती है। जिस किसी बच्चे को पीसीएसजे एपीओ एचजेएस की तैयारी करना है वो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जो है क्लास ज्वाइन करके जो है लाभ ले सकता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि एकेडमिक एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम में जाना है, उनको एलएलबी अभी कर रहे हैं, वो भी क्लास ज्वाइन करके जो है अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी तैयारी भी अभी से ही परफेक्ट होती रहेगी। क्योंकि मैं एक बात ज़रूर बता दूँ कि जिस बच्चे को तैयारी करना है वो कभी ये इंतजार मत करे कि जब हमारा एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा तब हम तैयारी में आएंगे, तब तक लेट हो चुका होगा। आप पहले से ही नर्सरी तैयार करना शुरू कर दें। जैसे एलएलबी में एडमिशन लें, मेरा ये अपना ओपिनियन है, और मेरा ही नहीं, आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से पूछेंगे, चाहे टीचर हो या छात्र हो, तो वो यही कहेंगे कि जिस समय आप एलएलबी में एडमिशन लें उसी समय से ही अपनी तैयारी को जो है आरंभ कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी एलएलबी कंप्लीट होगी आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, इतना ज्ञान आ जाएगा कि आपको केवल वैकेंसी का इंतजार करना होगा कि वैकेंसी आए और हम बैठ जाएं उसमें और क्वालिफाई कर जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, जब आप एलएलबी कंप्लीट करेंगे तब आप कोचिंग ढूंढेंगे, आप तैयारी में जाएंगे और उसके बाद वैकेंसियाँ एक दो आएंगी और वो चली जाएंगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तब तक समय भी आपका ज़्यादा हो चुका होगा, एज भी बढ़ गई होगी और घर के और अन्य जिम्मेदारियां आप पे बढ़ती चली जाएंगी, तो आप तनाव में आएंगे और वहाँ पे जो है आपके लिए बहुत मुश्किल का काम होगा, यानी चैलेंजिंग काम होगा, ठीक है, जो असंभव सा दिखेगा आपको। चलिए, तो सेक्शन 428 मुजरा का प्रावधान है। ये प्री मेंस इंटरव्यू सभी का प्रश्न है। मैं पहले ही बता दिया हूँ इस नई सीआरपीसी की ये विशेषता है। और ये मुजरा का प्रावधान तो मूल सीआरपीसी में ही होना चाहिए था, लेकिन हर चीज़ें समय पे नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, इतना समय तक जो इसका खामियाजा आरोपियों को भुगतना पड़ा। चलिए, मुजरा का प्रावधान क्या है। मुजरा जो होता है ये कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी में मुजरा सजा के संदर्भ में है और सीपीसी में मुजरा जो है जो राशि के लिए है, यानी धन से संबंधित है। तो सीपीसी में मुजरा धन से संबंधित है, सीआरपीसी में मुजरा जो है सजा से संबंधित है, और एक व्यवहारिक मुजरा भी होता है जो गाना बजाना से जुड़ा हुआ है। खैर चलिए, उससे यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ मुजरा का अलग उद्देश्य है, मुजरा को इंग्लिश में सेट ऑफ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मुजरा ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ठीक है, किसी मामले में जजमेंट आने से पूर्व, आपराधिक मामलों में निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी स्टेज पे, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, जितने अवधि तक आरोपी जेल में रहा है वो अवधि उसका जब उसे सजा सुनाया जाएगा तो उसमें से कम कर दिया जाएगा। इसी को मुजरा कहते हैं। यानी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आरोपी के द्वारा जेल में रहते हुए काटी गई सजा, उसे जब उस मामले में दंडाधिष्ट किया जाएगा और दंड अध्रोपित किया जाएगा तो उसमें से वो सज़ा का कम किया जाना ही मुजरा है। या एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, ठीक है, यानी मामले के लंबित रहने के दौरान आरोपी द्वारा भुगती गई सज़ा उसे सुनाई गई सज़ा में कम कर दिया जाना ही मुजरा कहलाता है। अब ये तो आप समझ गए मुजरा किस स्टेज पे होता है, यानी मुजरा का सज़ा में से जो मूल सज़ा उसे सुनाई जाती है उसी में से कम किया जाता है जितना दिन तक वो जेल में रहा है। अब यहाँ एक समस्या ये है कि कोई व्यक्ति चोरी के आरोप में 379 में सिंपल चोरी में
3 साल की सज़ा लिखी हुई है, 3 वर्ष का कारावास है। 3 वर्ष के कारावास के आरोप में वो 20 साल से जेल में बंद है, 10 साल से जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि वो न तो बेल करा सकता है, ना उसके पास उतनी राशि है, उसे जमानत पे छोड़ा नहीं गया, क्योंकि ये अजमानती अपराध है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो सज़ा उसे बाद में जब दोषी पाया गया तो सज़ा 3 साल दे रहे हैं, 20 साल से वो जेल में रहा, तो 3 साल फिर उसको सज़ा जेल में जाना पड़ता था। यानी जो आरोपी 10 साल 20 साल से जेल में रहा हो, सज़ा 3 साल उसे जब सुनाई गई तो फिर 3 साल के लिए जेल में जा रहा है। यानी ये कानून के अभाव होने के कारण, ठीक है, सिस्टम की नाकामियों का खामियाजा आरोपी को भुगतना पड़ता था कि वो उतने 3 गुना ज़्यादा वो जेल में रह चुका है, फिर भी उसको सज़ा दिए जाने पे जेल जाना पड़ता था। तो ये तो सिस्टम की नाकामियाँ थी पूरी तरह से। उसी नाकामियों को दूर करने के लिए मुजरा का प्रावधान लाया गया है। लेकिन इस मुजरा के प्रावधान लाए जाने से भी वो नाकामियाँ पूर्ण रूप से नहीं दूर हो पाई, नहीं खत्म हो पाई। क्यों? अगर वो 10 साल तक जेल में रहा है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग और आप उसे 3 साल की सज़ा दे भी रहे हो, तो मुजरा कितना होगा? 3 ही साल तो उसका कम होगा। वो 10 साल तक जेल में रहा तो 7 साल उसका क्या होगा? अभी भी 428 का प्रावधान जोड़ने के बाद भी ये नाकामियाँ बनी रही। ये सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम यहाँ फेल था। तो इसको दूर करने के लिए, इस नाकामी को फिर दूर करने के लिए 2005 में विधायिका को ये जानकारी हो पाई। 2005 में विधायिका ने इस पे कानून बनाया और धारा 436 ये जोड़ा, सीआरपीसी की धारा 436 ये 2005 में जोड़ी गई और उसमें लिखा गया एक प्रावधान कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर आरोपी उस अपराध के लिए जितना सजा लिखा है, आधी सजा वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जेल में रह चुका हो और मामला भी विचाराधीन हो, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो भी एब्सोल्यूट नियम नहीं है कि छोड़ ही दिया जाएगा, उसमें भी किंतु परंतु लगे हुए हैं कि लोक अभियोजक को इसकी सूचना दी जाएगी और वो अगर आपत्ति करता है तो न्यायालय अपने विशेष कारणों को लिखित करते हुए उसे जमानत देने से इनकार भी कर सकता है। चलो ठीक है। फिर लेकिन एक प्रावधान उसमें जोड़ा गया 436 में ही, 36A में नीचे लिखा है कि यदि वो आधी सजा से ज़्यादा यानी पूरी सजा भुगत लिया जेल में और मामला भी लंबित है कोर्ट में, पूरी सजा वो भुगत लिया जेल में ही, यानी 3 साल सिंपल चोरी के अपराध में सजा है, 3 साल पूरा हो गया जेल में रहते हुए और मामला अभी ट्रायल पे है, तो ऐसे स्थिति में उसे तुरंत छोड़ दिए जाने का प्रावधान धारा 436A में 2005 से किया गया कि बिना किसी जमानत के, बिना किसी बंध पत्र के, बिना पीबी के, बिना निजी मुचलका के उसे तत्काल छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया कि ऐसी दशा में उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि फिर अभी भी एक लूप होल है, अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ छोड़ने के बाद भी। क्या आप उसे कब छोड़ोगे? 436 में कब छोड़ोगे? जब वो 3 साल की सजा पूरा भुगत लिया हो तब छोड़ोगे। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया उसके बाद और दोषी ठहराने के बाद 1 साल की सजा दे दिया, तो भी तो जो वो तुम्हारी नाकामियों की वजह से, सिस्टम के फेल्योर होने की वजह से वो 2 साल तक और जेल में रहा है, उसका क्या होगा? 2 साल तक जो जेल में रहा है उसका क्या होगा? आप 3 साल तो उसको जेल में रखे तब छोड़े हो और सजा 1 साल दे रहे हो, तो 2 साल उसका कैसे एडजस्ट करोगे? क्योंकि वो दोषी तो पाया गया चोरी के आरोप में, लेकिन वो सजा का केवल 1 ही साल का पात्र है, इससे ज़्यादा सजा उसे नहीं दी जानी चाहिए। तो जो 2 साल एक्स्ट्रा उसका रह चुका है जेल में, उसका क्या होगा? तो उसके लिए अभी भी कानून में लूप होल है, आज की डेट में लूप होल है, इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अब एक व्यवस्था है वो कंपनसेशन की है, उसको कंपनसेट किया जाए। व्यवहार में कितने लोगों को कंपनसेशन मिलता है? सेक्शन 357 और 357A कंपनसेशन से जुड़ा हुआ प्रावधान है सीआरपीसी का, लेकिन आत्म व्यवहार में कितने लोगों को मिलता है? कोर्ट को इस पे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए ऐसे मामलों में और तुरंत उसको कंपनसेट करना चाहिए। फिलहाल चलिए, लूप होल है तो है, इस लूप होल को अंतिम रूप से तभी दूर किया जा सकता है, उसका एक ही रीजन है कि ट्रायल की समय सीमा निश्चित कर दी जाए। हर एक अपराध की ट्रायल की समय सीमा और इन्वेस्टिगेशन की समय सीमा निश्चित की जाए और इसकी मॉनिटरिंग की जाए कि हर एक अपराध अपने समय सीमा के भीतर उसका अन्वेषण और ट्रायल कंप्लीट हो पा रहा है, उसकी अपील की सुनवाई पूरी हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। हर हालत में इसको जो है निश्चित किया जाए और किसी भी कीमत पे इसमें छूट ना दी जाए और जो भी
अथॉरिटी उसके लिए जिम्मेदार हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो या न्यायालय, उसको तत्काल कठोर से कठोर दंड दे करके दंडित किया जाए। यहाँ तक अगर संभव हो तो नौकरी से भी हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए ऐसी स्थिति में। और जो उसमें चाहे कोई अधिवक्ता हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो उसमें जानबूझ कर हिलाहवाली करे, तत्काल उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाए। अभी पूरा सिस्टम सही हो जाएगा तुरंत। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब अपराधी ही सदन में जाके बैठ गए हैं, अपराधी ही सदन में जाके बैठ गए हैं, चाहे वो राज्यों में हो या दिल्ली में हो, तो फिर सिस्टम सही कहाँ से हो सकता है। जिनकी जिम्मेदारी है इस सिस्टम को सही करने के लिए, जब वही अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है। फिलहाल चलिए, हाँ बहुत अच्छे लोग भाई हैं, फिलहाल अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन उनका इतना असर होता है कि जो अच्छे लोग हैं वो भी कुछ कर नहीं पाते हैं। चलिए फिलहाल 379, ये तो मैं समझाया दृष्टांत के माध्यम से, ये तो आपने देखा मुजरा। अब मुजरा का प्रावधान, अगर किसी व्यक्ति को ठीक है सजा लघुकरण कर दिया गया है, सजा में छूट दे दी गई है, तो भी कुछ कंडीशंस में धारा 433A में आजीवन कारावास मृत्युदंड की सजा को कम करने पे भी 14 साल तक जेल में रखा जाता है। तो जो 14 साल उसे जेल में रखा गया, उस 14 साल के जेल में उसे मुजरा की, जो 14 साल की सजा सुनाई गई है उसमें से मुजरा कर दिया जाएगा। जैसे 4 साल तक जेल में रहा तो 14 में से 4 साल कटा दिया जाएगा, 10 साल अभी भी जेल में उसको रहना पड़ेगा। तो और दूसरा, मुजरा का नियम कब लागू नहीं होता? मुजरा का नियम वहाँ लागू नहीं होता है जहाँ जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पे कारावास दिया गया हो। यानी किस सजा से मुजरा नहीं हो सकता? तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास दिया जाता है उसमें मुजरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आईपीसी की धारा 64 से लेकर के 64 से लेकर के 70 तक मुजरा से वो जो है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास दिए जाने का ही प्रावधान किया गया है। कहाँ? आईपीसी की धारा 64 से 70 और इसके साथ पुलिस सीआरपीसी की धारा 31 भी पढ़ी जाती है, 31 पढ़ी जाती है। वो मिल करके तभी उत्तर पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें जो मेन धारा है वो 65 है और 67 है। जब अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो और जुर्माना ना दे तब कारावास क्या होगा उसके बदले, और जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जुर्माना देने में व्यतिक्रम हो तो कारावास की मैक्सिमम अवधि 6 माह होती है। वैसे पैरामीटर है 50 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपये से अधिक 2 माह, 4 माह, मैक्सिमम 6 माह। तो मैं एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे सिंपल चोरी के अपराध में 379 में 3 साल की सज़ा लिखी हुई है, 3 वर्ष का कारावास है। ठीक, कोई व्यक्ति ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जरा समझिएगा, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो 18 महीने, ठीक है, 18 महीने जेल में रह चुका है, क्योंकि धारा 436A के माध्यम से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 18 महीने जब वो जेल में रह लेगा तभी उसको जो है जमानत पे छोड़ा जाएगा, या मैक्सिमम 3 साल पूरा कर लिया हो तब उसे बिना जमानत को ही छोड़ दिया जाएगा। तो मैं मान लिया कि धारा 436A के अनुसार ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 18 महीना बीतने पे चोरी के अपराध में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 379 में जिसके लिए सजा 3 वर्ष है 1 साल का कारावास सुनाया गया, 1 वर्ष का कारावास सुना गया, 1000 रुपये का जुर्माना सुना दिया गया। 1000 रुपये जुर्माना ना देने पे लिख दिया गया कि 6 माह का कारावास उसे और भुगतना पड़ेगा। कितना? 6 माह का कारावास उसे और भुगतना पड़ेगा। और ये धारा 65 के अनुसार आईपीसी के 6 माह की सज़ा दी भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न ये है कि उसे मूल सज़ा कितनी दी गई है? 1 साल। 6 माह की जो सज़ा दी गई है तो मूल दंड के रूप में तो दी नहीं गई है, ये तो जुर्माना ना देने की एवज में जेल जाना पड़ेगा 6 महीने। अगर आप जुर्माना दे दोगे 1000 तो 6 महीने जेल में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये 6 महीने का जो कारावास है, ये कारावास और 1 साल का ये कारावास दोनों मिला करके तो उसे कम से कम 18 महीना तो रहना ही पड़ेगा जेल में, ठीक है, क्योंकि ये तो मूल सज़ा है, ये जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इसके लिए है। इस 1000 रुपये के लिए 6 माह है, या तो 1000 दे दे या तो 6 महीने जेल में रह ले, ठीक। और ये 1 साल तो उसको जेल में रहना ही रहना, क्योंकि ये मूल सज़ा है। अब प्रश्न ये है कि 18 महीने वो जेल में रह चुका है पहले से ही, धारा 436 के अनुसार बेल पे आ गया है, जमानती वो उसको बेला राइट हो गया था। तो अब ये 18 महीना मुजरा किस में होगा? इस 1 ही साल उसे मूल सज़ा दी गई है, 6 महीना ये जो सज़ा दी गई इसके बदले में टोटल मिला के 18 महीना हो रहा। तो क्या ये 18 महीना बराबर कट हो जाएगा? 18 माह मतलब पूरा 18 महीने एडजस्ट हो जाएगा? तो कहा गया नहीं, एडजस्ट नहीं होगा। ये मुजरा की जो अवधि है, यानी जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो जेल में रहा है, ये अवधि केवल मूल सज़ा में से ही घटाई जाती है। जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास दी जाती है उसमें से नहीं घटाई जाती है। तो इसमें से केवल घटाई जाएगी 1 साल, इसमें से घट जाएगा
ठीक है, तो भी 6 महीना ये ज़्यादा जेल में रह चुका है, फिर भी इसको 6 महीने जेल जाना ही पड़ेगा। यद्यपि 18 महीने जेल टोटल हो रहा है, 18 महीने जेल में रह चुका है, फिर भी उसको 6 महीने जेल जाना ही पड़ेगा। ये 6 महीना जो भी जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास दिया जाता है वो उसमें कभी मुजरा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। मुजरा केवल मूल सज़ा में से ही होता है, ये भी बात धारा 428 में लिखी गई है। तो मेरे समझ से उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से मुजरा समझ में आ गया होगा। सीपीसी में जो मुजरा है इस पर अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं बनाऊँगा, क्योंकि फिर ये वीडियो जो है आपका लंबा हो जाएगा। और उसमें सामयिक मुजरा क्या है, विधि मुजरा क्या है, काउंटर क्लेम क्या है, इन सब विषयों पर जो है एक एक करके चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई बात नहीं समझ में आई है या किसी बच्चे को पीसीजे की कोचिंग करनी है, एपीओ की कोचिंग करना है, तो सीधे इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है।